हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है और जो आज का पार्ट है वीडियो का ये है पार्ट 12th उसी चैप्टर का। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्रीवियसली हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर और साथ ही साथ हमने देखा था लास्ट टाइम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उनके थ्रू हमें पता चला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर भी होता है। ऐसे ऐसे हमने देखा था कि इनका पार्टिकल नेचर भी होता है और जो ये पार्टिकल नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, इसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी और कैसे हम इसको देंगे वैल्यू को, ये सब चीजें हमारे साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने इन सब चीजों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था और साथ ही साथ उन्होंने इसकी वैल्यू दी है, कितनी एनर्जी की वैल्यू होगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो चलिए हम देखते हैं। Max Planck arrived at a satisfactory relationship by making an assumption that absorption और जो emission हो रहा है यहाँ पे किसका, जो यहाँ पे ब्लैक बॉडी का जो हुआ था, हमने लास्ट टाइम देखा था ना कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का कंसेप्ट भी हमें साइंटिस्ट प्लैंक ने एक्सप्लेन किया था। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन हो रहा है रेडिएशंस का, वो कहाँ से अराइज हो रहा है? ड्यू टू ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का मतलब कि जो एटम्स हैं इन द वॉल ऑफ ब्लैक बॉडी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ से हमारी लाइट आ रही है अंदर और यहाँ पे ये टकराई, उसके बाद यहाँ पे टकराने के बाद वो इधर गई, फिर ऐसे, फिर ये और ये। ऑसिलेटर का मतलब कि टू एंड फ्रो मोशन, आपको पता होगा इसके बारे में। टू एंड फ्रो मोशन ऐसे बोलते हैं हम लोग, जैसे कि पेंडुलम हो गया, आपको पता है घड़ी का पेंडुलम होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर वो है तो वो मोशन करता रहता है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे तो चलती रहती है उसकी मोशन। यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वो यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो ऐसे वाला टू एंड फ्रो मोशन, मतलब कि पीरियोडिक मोशन जो हो रही है हम उसको बोलते हैं ऑसिलेटर। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर की वो चेंज होगी जैसे जैसे इंटरेक्शन होगी ऑसिलेटर के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उन्होंने ये बात भी बोली थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी एज्यूम किया था कि जो रेडिएशंस हैं उनको हम सब डिवाइड कर सकते हैं, किसमें? छोटे छोटे एनर्जी के टुकड़ों में, डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट का मतलब होता है बच्चे कि एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट, और चंक्स का मतलब कि पीसीज जो हमारे हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों के पीसेस जो है उसमें हम लोग इसको सब डिवाइड कर सकते हैं रेडिएशंस को। ऐसे आप ऐसे से इसको रिलेट कर सकते हो यहाँ पे, ये ऐसे। और उन्होंने साथ ही साथ क्या बोला कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एमिट और एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, वो भी एक डिस्क्रीट क्वांटिटीज में, नॉट इन अ कंटिन्यूअस मैनर। उन्होंने ये बात भी बोली थी साथ ही साथ। कंटिन्यूअस मैनर, आपको पता है कंटिन्यूअस मैनर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे चल रही है, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है ये हमारा। और उन्होंने क्या बोला कि वो कंटिन्यूअसली नहीं चल रही है, तो उसका मतलब कि अगर हम इसको रिलेट करें ऐसे, तो यहाँ पे ये यहाँ तक आई, ठीक है, ये रुक गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया, फिर दोबारा से शुरू हुई, फिर वो यहाँ पे रुक गया, ऐसे ये रुक गई, फिर उसके बाद दोबारा से शुरू हुई, फिर ये यहाँ पे रुक गई, मतलब कि कंटिन्यूअस नहीं है ये वाली चीज। और ये जो है ये पूरा एक फ्लो में जा रही कंटिन्यूअसली, ऐसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ये पूरा अच्छे से जा रही है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्लो। और ये हमारा क्या है? डिसकंटिन्यूअस। आपको इससे क्लियर हो गया होगी चीजें। और साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला कि ही गेव द नेम क्वांटम, यहाँ पे उन्होंने एक नाम दिया क्वांटम। किसको दिया उन्होंने नाम? स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, की सबसे छोटी क्वांटिटी जो होगी एनर्जी को, उसका नाम उन्होंने क्वांटम दिया, जो कि एमिट या फिर एब्जॉर्ब हो सकती है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, तो उसका नाम दिया क्वांटम। ये आप याद रखिएगा टर्म क्वांटम। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो एनर्जी है वो क्वांटम की, वो किसके प्रोपोर्शनल है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, दैट इज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। आपको पता है ये सिंबल के बारे में, ये इसको हम बोलते हैं न्यू। बच्चे हमने लास्ट टाइम भी किया था इसको। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये सिंबल किस चीज के लिए? फ्रीक्वेंसी के लिए।
तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो हमारा एनर्जी है क्वांटम की, रेडिएशन की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारी फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू। तो यहाँ पे जो h है ये वाला, यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्मॉल h, ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे हमने ये होता है ना प्रोपोर्शनल का साइन होता है, आपको पता होगा, तो हमने इसको इक्वल टू में अगर हमने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चाहिए होता है, तो यहाँ पे h है और ये न्यू। तो ये हमारा जो h है इट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू आप याद करें, ये है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल्स सेकेंड। ये जो वैल्यू है ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज होगी आगे, आप अभी देखोगे, अभी हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स तो आपको उसमें पता चलेगा। तो आप ये याद रखिएगा कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू, और इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने हटाया दैट इज H के साथ, और H है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस थ्योरी के साथ प्लैंक हमें एक्सप्लेन करने में सक्षम हुए रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशन, कि ब्लैक बॉडी की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी इंटेंसिटी की EMR में वो कैसी थी, और वो जो फंक्शन था जो हमारे पास ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस दे रही थी वो किस चीज की फंक्शन थी, फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। उन्होंने ये चीज हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। आपको याद होगा हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था लास्ट टाइम, तो आप उससे उसको रिलेट कर सकते हो। जिन बच्चे लास्ट टाइम वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से ये चीजें एक्सप्लेन करी रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वांटाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है क्वांटाइजेशन, यहाँ पे हैज बीन कंपेयर टू स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस। इसका आप अच्छे से समझ सकते हो कि इमेजिन करो कि आप एक स्टेयरकेस मतलब कि सीढ़ियों पे खड़े हो आप लोग, ठीक है, तो आप वहां पे खड़े हो, तो स्टेयरकेस पे क्या चीज होगी कि जो भी इंसान होगा वो एक स्टेप पे खड़ा हो सकता है। उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो दो सीढ़ियों के बीच में खड़ा हो जाए। आप यहाँ से देखो, ये हमारी स्टेयर केस है, यहाँ पे ये स्टेयर केस है, ये स्टेप है 1 2 ये 3 4, ये जैसे स्टेप्स चल रहे हैं, तो कोई भी ह्यूमन यहाँ से हम लोग यहाँ पे स्टेयर केस चढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ एक स्टेप यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पैर रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे पैर रख सकते हैं, हम इन दोनों के बीच में पैर नहीं रख सकते, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि वो कुछ पर्टिकुलर एक अमाउंट ऑफ एनर्जीज जो होंगी उन्हीं को ले पाएगा, ये नहीं कि कोई भी वैल्यू हो जाएगी उसकी एनर्जी की। जैसे कि एनर्जी कैन टेक एनी वन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग सेट बट कैन नॉट टेक एनी वैल्यूज बिटवीन देम। तो जो हमें वैल्यूज हैं दैट इज, हमने भी देखा था ना कि E इज इक्वल टू एच न्यू था, तो जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो एच न्यू की फॉर्म में ही होगी, इसके अलावा किसी फॉर्म में नहीं हो सकती। देखो एग्जांपल यहाँ पे E इज इक्वल टू कैन बी 0, E इज इक्वल टू एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, अप टू सो ऑन NH न्यू। तो आपको इससे पता लग गया कि 0 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 पर है किसकी फॉर्म में, एच न्यू के फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी स्टडी किया था इस चीज के बारे में, रिगार्डिंग द टर्म क्वांटाइज्ड एनर्जी के बारे में, आपको याद आ गया होगा। तो आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि जो एनर्जी है वो सिर्फ इन्हीं वैल्यूज की फॉर्म में ये वैल्यू ले सकती है, ये नहीं कि कोई भी वैल्यू ले लेगी, वो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमेशा आप याद रखो कि यहाँ पे 0 1 2 3 मतलब n की जो फॉर्म होगी वो इंटीजर, यहाँ पे क्या लेगा, वो होल नंबर, नॉट इंटीजर, यहाँ पे वो लेगा होल नंबर। n इज इक्वल टू क्या है, होल नंबर। होल नंबर का मतलब कि जो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है n की, तो आप ये याद रखिएगा। तो अब देखते हैं आगे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी स्टेट्स द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं वो देख लेते हैं। एनर्जी इज नॉट रेडिएटेड और एमिटेड कंटिन्यूअसली, ये हमने देख लिया कि एनर्जी ना तो कंटिन्यूअसली रेडिएट हो सकती है ना ही एमिट हो सकती है। इसमें क्या है, जो एनर्जी है वो स्मॉल पोर्शंस में एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, और उस एनर्जी पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा। अब आप क्वांटा को कंफ्यूज मत कीजिएगा कि उन्होंने तो बोला था क्वांटम, क्वांटम का मतलब क्या है, एक सिंगल पैकेट ऑफ एनर्जी। अगर बहुत सारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होंगे उसको हम बोलेंगे क्वांटा, ठीक है। तो सिंगुलर टर्म होगी क्वांटम, और अगर बहुत सारी पैकेट्स हैं एनर्जी की तो क्या हो जाएगा, क्वांटा, ठीक है।
तो रेडिएशंस व्हेन इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जब लाइट की फॉर्म में होंगी रेडिएशंस तो हर एक पार्टिकल को हम बोलेंगे फोटोन। और फोटोन्स क्या है हमारे पास? एनर्जी पार्टिकल्स है, छोटी छोटी पोर्शंस का। किसकी केस में? इन द केस ऑफ लाइट के केस में। जब लाइट की बात करेंगे तो हम उसमें टर्म यूज करेंगे फोटोन्स। ठीक है, अब क्वांटा क्या है वो देख लेते हैं। क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट कैन एग्जिस्ट। सबसे जो छोटी चीज होगी उसको हम बोलेंगे क्वांटम। इसका मतलब कि जो फोटोन है वो क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल किस क्या है वो? पैकेट ऑफ लाइट। अभी हमने देखा ना कि लाइट का जो सबसे छोटे वाला पीस होगा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोटोन। और इसको हम फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस। तो फोटोन्स क्या है हमारे पास? सबसे फंडामेंटल यूनिट है किसकी? लाइट की। तो एनर्जी क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। और क्वांटा क्या है? इसके पास एक मास भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट है हमारी वो पार्टिकल से बनी हुई है, ना कि सिर्फ और सिर्फ उसके पास वाइब्रेशंस हैं। ऐसा नहीं है, पर उसके पास पार्टिकल नेचर भी होती है। और जो एनर्जी है फोटोन की वो कितनी होती है? हमने अभी देखा है, दैट इज वन क्वांटम ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू। एच हमें पता है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो ये था हमारे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। तो चलिए अब एक और देख लेते हैं इसमें क्या है। टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज रिप्रेजेंटेड एज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ ए क्वांटम। यहाँ पे क्या है? होल नंबर मल्टीपल ही होना चाहिए किसका? यहाँ पे एच न्यू का। दैट इज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, अप टू सो ऑन। मैंने आपको बताया होल नंबर 0 से शुरू हो जाते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन टर्म्स। और साथ ही साथ जो डुअल कैरेक्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो हमें इस चीज से पता चल गया, हमने इसको बहुत अच्छे से देखा भी है। और अभी हम आगे और भी टॉपिक्स देखेंगे जिसमें हमें पार्टिकल नेचर के बारे में और अच्छे से हम स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 525 नैनोमीटर्स, डिटरमिन द एनर्जी फॉर द लाइट इन जूल्स। तो चलिए अब हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है इस न्यूमेरिकल में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 525 नैनोमीटर्स। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, वो भी जूल्स में। तो हमें एनर्जी नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूला, दैट इज यहाँ पे C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इसको हम यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू यहाँ पे वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था बच्चे, दैट इज यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो कि हर एक EMR के जो पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी होती है, वो इसी वेलोसिटी से मूव करते हैं, ये भी हमने देखा था। और लैम्डा हमें पता है वेवलेंथ होता है, और न्यू क्या होती है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी, जो कि इसके यूनिट्स होते हैं हर्ट्स। और हर्ट्स किसके इक्वल होता है? पर सेकंड के, दैट इज सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, और हमें नहीं पता यहाँ पे कि वेवलेंथ हम कैसे निकालें और फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालें। तो अब हम देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? एच न्यू। तो यहाँ पे हमें जैसे वेवलेंथ दिया हुआ है, तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखो जरा, अगर हमने यहाँ पे C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है, और यहाँ पे हमें गिवन है लैम्डा की वैल्यू, और हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा यहाँ पे। तो इसको वैल्यू को पुट कर दो, दैट इज न्यू इज इक्वल टू C कितना है हमारे पास? अभी आपको मैंने बताया, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड। और एक और चीज, यहाँ पे हमें जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में दे रखी है। हमें पता है 1 नैनोमीटर is equal to 10 की पावर -9 मीटर।
ये कन्वर्जेंस हमने चैप्टर नंबर 1 में करे थे, तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब हम इसको वैल्यू जब हम लिखेंगे दैट इज वेवलेंथ की 525, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -9 और ये हो गया मीटर। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ये आ गई 5.71 इंटू 10 की पावर 14 और देखो मीटर से मीटर कट हो गया, तो यूनिट्स हमारे पास आ गई पर सेकेंड जो होती है फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज इज इक्वल टू एच न्यू में हमें पता है एच की वैल्यू दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर -34 और फ्रीक्वेंसी की हमें जो अभी हमने देखा यहाँ पे दैट इज 5.71 इंटू 10 की पावर 14 और अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास आ गई 3.78 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। तो ये हमारे पास आई एनर्जी की वैल्यू। तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे फॉर्मूला यूज करके, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको यूज करा और हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। हमें पूछा था एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, वो भी जूल्स में, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो एक और देख लेते हैं न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट एनर्जी ऑफ अ फोटोन गिवन दैट वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 2 नैनोमीटर्स। हमें वेवलेंथ दे रखी है और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी ये सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला हमारा दैट इज इज इक्वल टू एच न्यू होता है और हमें साथ साथ ये भी पता है सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा भी होता है। और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, वेवलेंथ दी हुई है। वी हैव गिवन यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू दैट इज 2 नैनोमीटर। अब भाई यहाँ पे हम इसको नैनोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा दैट इज 10 की पावर -9 मीटर। ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे इज इक्वल टू एच न्यू है, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पे ई की वैल्यू और क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। इसको लिख सकते हैं क्योंकि न्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ पे न्यू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा, और हमने यही चीज यहाँ पे पुट कर दी है। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी की वैल्यू। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। एच की वैल्यू गिवन है हमें दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.6 10 की पावर -34 इंटू हमें पता है c इज वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू 10 की पावर 8 हो जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू जो हमें गिवन है यहाँ पे वेवलेंथ 2 नैनोमीटर दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -9। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से और हमें मिल जाएगी दैट इज एनर्जी की वैल्यू और वो आएगी 9.9 इंटू 10 की पावर -17 जूल्स। तो ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था। स्टूडेंट्स एक और देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट एट 4000 पिकोमीटर हैविंग 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है हमें, दैट इज यहाँ पे दिया हुआ है 1 जूल ऑफ एनर्जी। यहाँ पे किसकी दी हुई है एनर्जी, यहाँ पे लाइट की, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल। और वेवलेंथ हमें दिया हुआ है यहाँ पे दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 4000 पिकोमीटर। पिकोमीटर यहाँ पे आपको पता है 4000 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, क्योंकि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर होता है। ये कन्वर्जन फैक्टर्स में हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 में स्टूडेंट्स, तो वहां से आप देख सकते हो। इसको याद रखो, बस आप न्यूमेरिकल में यूज होती हैं सारी चीजें, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ से कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर्स। तो हमें नंबर निकालना है फोटोन्स का, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। यहाँ से हमें पता है एन, यहाँ से हमने चीज ये निकालनी है एन यहाँ पे, और हमें यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है तो फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे दैट इज इक्वल टू पहले एन एच न्यू की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने ये यूज करा है, आपको यहाँ से लिख देती हूँ जिससे और अच्छा क्लियर हो जाए, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो अब हम देखेंगे हमें एन की वैल्यू चाहिए यहाँ से, यहाँ पे एन ये चीज चाहिए हमें, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे एन इज इक्वल टू लैम्डा ई अपॉन एच सी।
तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 4000 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, और हमें एनर्जी की वैल्यू गिवन है इट इज 1 जूल, और h दैट इज यहाँ पे हमें कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भरनी है, और c की वैल्यू भरनी है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, और 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.0122 इंटू 10 की पावर 16। तो ये थे हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स। यहाँ से आपने सिर्फ फॉर्मूला पहले लिख लो और उसके बाद आप देखो कि हमें क्या रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। तो जो चीज रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मूला डिजाइन कर दो। तो उसमें हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई। तो आपको इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको पता है यूनिट्स देखो बच्चे, यहाँ पे कैंसिल हो गए, जूल से जूल कैंसिल हो गया है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, और मीटर से मीटर, क्योंकि हमें निकालना है नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो आपको इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अ नाइट्रोजन लेजर produces electromagnetic radiation at 337.1 nanometer and emits 5.6 into 10 की power 24 photons. Calculate the energy of the radiation. तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि हमें क्या क्या दिया होगा। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें वेवलेंथ दे रखी है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट 337.1 नैनोमीटर, दैट इज वेवलेंथ ऑफ किसकी दी हुई है, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमें ये गिवन है, गिवन चीज है जो लैम्डा इज इक्वल टू 337.1 नैनोमीटर। हमें पता है नैनोमीटर है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -9 मीटर। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, यहाँ पे लिखा है ना एमिट्स इतने फोटॉन्स, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, n दे रखा है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by the laser, यहाँ पे गिवन है ना हमें लेजर यहाँ पे एमिट कर रही है कितने, 5.6 इंटू 10 की पावर 24 फोटॉन्स, ये हमें दे रही है। हमें फॉर्मूला पता है एनर्जी निकालने में, फॉर्मूला पता है दैट इज E इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा। अब तो आपको फॉर्मूला याद भी हो गया होगा बच्चे। तो N यहाँ पे हमारे पास, और HC की वैल्यू पुट कर लो दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ पे जूल सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर। यहाँ पे इसकी यूनिट्स भी आप चाहे साथ में लिख लो जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हमें वेवलेंथ गिवन है दैट इज 337.1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। और यहाँ पे आप n की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दो, ये वाली 5.6 इंटू 10 की पावर -20, माइनस नहीं है बच्चे, इट इज प्लस, है ना, +24। इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लो, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 0.3302 इंटू 10 की पावर 7 जूल्स। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम इसको, और यहाँ पे जैसे 0.3 हो गया ना, इसको 3.3 में लाना होगा हमने इस आंसर को, 3.302, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर हो जाएगी 6 यहाँ पे, और ये आ गया हमारा आंसर जूल्स। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल इसका। आई होप आपको इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो अकॉर्डिंगली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी चीज हमें डिमांड करी हुई है। यूनिट्स में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना स्टूडेंट्स। जैसे जैसे आप वैल्यू यहाँ पे प्लेस करोगे चीजों के, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू प्लेस करी है, देखो जूल यहाँ पे था, ये जे जूल है, सेकेंड से यहाँ पे सेकेंड कट हो गया, मीटर से यहाँ पे मीटर कट हो गया, तो जो लेफ्ट ओवर रहेगी वो हमारी यूनिट्स, यहाँ पे जे रहेगा ना सिर्फ जूल, तो मैंने यहाँ पे जूल लिखा है।
तो कभी भी यूनिट्स के लिए कंफ्यूज मत होना। जैसे-जैसे हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ फॉर्मूले में डाल रहे हैं, वैसे-वैसे आप वैल्यूज़ लिखते रहो, साथ-साथ में उसके यूनिट्स लिखते रहो। इससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन-सी यूनिट आनी है, क्या होना है। तो आपको ऑटोमैटिकली जो लेफ्ट ओवर यूनिट होगी, वो आपकी फाइनल आंसर की यूनिट्स होंगी। तो चलिए, अब ये थे हमारा टॉपिक आज का, दैट इज़ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।